ठीक है, नहीं सर, ये कराएगा आप। आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है, याद है क्या? एलएलपी इज अ नेचुरल पर्सन। एलएलपी में नेचुरल पर्सन हो सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है, एलएलपी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। एलएलपी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि वो बहुत कुछ चीजें नेचुरल पर्सन की तरह कर सकता है, बट नॉट ऑल दी फंक्शंस, राइट? बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है, बट क्या शादी कर सकता है? नहीं। यानी कि बहुत सारे फंक्शंस है एज अ नेचुरल पर्सन, बट नॉट ऑल दी फंक्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी। पढ़ाना है क्या? नहीं सर। उसका नेक्स्ट पॉइंट नहीं सर। सक्सेशन बोलो। नहीं पढ़ा देता हूँ, नहीं आप बोलो, बोलो पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आप देखो क्या हुआ, मुझे बताओ आप लोग, जनरली आपको याद है क्या, अगर कंपनी का केस में क्या था? अगर कंपनी को, जैसे एग्जांपल, कंपनी का ओनर्स कौन है? पार्टनर। कंपनी के ओनर्स कौन है? कंपनी शेयर ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर। बट मुझे बताओ मैनेज कौन करता था कंपनी को? कंपनी को मैनेज कौन करता है? वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स मैनेज करता है। उसी तरीके से इस केस में मेंबर्स कौन रहेंगे? पार्टनर्स है, बट पार्टनर्स जो है उनका लायबिलिटी और कंपनी का लायबिलिटी अलग अलग है क्या? हाँ सर। बराबर। अब ऐसे भी पार्टनर्स हो सकते हैं जो कि काम नहीं करे फर्म में, मेंबर्स है खाली। तो मुझे बताओ, ऐसे कुछ पार्टनर्स तो होने पड़ेंगे ना फर्म में, जो कि फर्म को मैनेज करवाए अच्छे से, या फिर इफ नॉट मैनेज ऑल्सो बाकी पार्टनर्स भी मैनेज करते, चलो सही है, बट साइन वगैरह करे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करे, रिप्रेजेंटेशन करे, है ना? बोलो सही है? ठीक है, तो इसीलिए एलएलपी को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करने पड़ता है। कितने डेजिग्नेटेड, उसको क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे डायरेक्टर सारा कंपनी केस में, इस केस में क्या होगा आपका? डेजिग्नेटेड। और एलएलपी को, किसी भी एलएलपी को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जरूरत या अनिवार्य है, यानी कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। बट इसमें थोड़ा कैच है हल्का सा, अगर किसी को थोड़ा याद है, जिसको मैंने पहले कराया था, किसी को याद है डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी व्हाट? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है बताता हूं, चलो क्लोज है। ठीक है, ए क्या है आपका? ए से क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अरे ए से तो ऊपर वाला ए था, एक और ए होगा ना? क्या है एलएलपी एग्रीमेंट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? हाँ सर। कंपलसरी एलएलपी एग्रीमेंट होना, जैसे फर्म में था ना, कंपनी से केस में था जैसे प्रॉपर्ली, ठीक है, तो उस केस के जैसा एलएलपी एग्रीमेंट भी है। फिर ए से क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसमें क्या म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है क्या बिटवीन द पार्टनर्स? हाँ सर। इन द केस ऑफ एलएलपी बताओ। नहीं सर। खाली बोलो किसके लिए लायबल है। मैंने म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? मैं काम करूं या मैंने कुछ भी लायबिलिटी क्रिएट किया, उसकी वजह से सबके सब जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब एलएलपी के केस में क्या होगा? मैंने अगर कुछ किया तो मैं सिर्फ किसके लिए लायबल हूं? अपने फर्म के लिए लायबल हूं, उसके अलावा कोई भी लायबिलिटी मेरी नहीं। यानी किसी और पार्टनर ने कुछ किया तो दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे। जो फर्म के टुवर्ड्स लायबिलिटी है वही मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? फिर एम से क्या था? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। मिनिमम कितने जन चाहिए? 2। मिनिमम 2 जन चाहिए अपने को एलएलपी क्रिएट करने के लिए। वो इधर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। पार्टनरशिप हो सकता है क्या? नहीं। लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ तो नहीं हो सकता। एचयूएफ हो सकता है? नहीं सर। नहीं। खाली 2 से क्या हो सकता है? या तो इंडिविजुअल हो या तो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो क्लास नाम क्लियर है, सब कुछ बताओ। हाँ सी से क्या था आपका? सी से क्या था? सी से क्या था? कॉमन सेल। ऑप्शनल है या कंपलसरी है? ऑप्शनल है सर। ठीक है, एल से क्या था? लिमिटेड लायबिलिटीज। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फन मौज। फन अनऑथराइज्ड एक्शन, नेग्लिजेंस। फिर आपका क्या था? क्लास नाम था CLA। ए से क्या था? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एस से सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस एस से परपेचुअल। सक्सेसफुल। फिर क्लास का मैम MAAM। एम से क्या था? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जनरली
ऑल द पार्टनर जनरली All partners. स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं क्या? Yes. नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर्स, क्या वो लोग बिजनेस में कंडक्ट करते हैं क्या? हाँ सर। अरे स्लीपिंग पार्टनर्स और नॉमिनल पार्टनर नहीं सर, नहीं 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 नहीं। करता है, सिर्फ ठीक है। एक्टिव पार्टनर। और कंप्लायंसेस के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए आपको? 2 designated partners designated partners. उससे ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता होगा सर, उससे- 2 तो चाहिए। उससे कम हो सकता है क्या? नहीं सर। ए से क्या है? LLP LLP agreement. agreement, वापस ए से mutual agency LLP. सर। दे आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बाकी पार्टनर्स के लिए लायबल नहीं है। नहीं है। और फिर लास्ट मिनिमम सर मैक्सिमम, एक बार ये वाला पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट एक बार वापस बता। जितना लायबिलिटी मैक्सिमम है ना, अगर मैंने कुछ भी किया तो जितना फर्म के टुवर्ड्स मेरा लायबिलिटी उतना ही मैक्सिमम रहेगा। याद है आपको शेयर कैपिटल वाला केस में, कंपनी के केस में मेरे लायबिलिटी मैक्सिमम कितने रहते, जो मेरा अमाउंट मेरे को देना है इन टर्म्स ऑफ द शेयर कैपिटल, बराबर? जितना में मेरा पैसा बाकी है उतना मैं दूंगा, राइट? उतना ही मेरा लायबिलिटी। उसी तरीके से जितना मेरा फर्म में कंट्रीब्यूशन है एज एन एलएलपी, उतना ही मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी होगा टुवर्ड्स द एलएलपी। बाकी पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं। नहीं, ठीक है। मिनिमम कितना चाहिए आपको? एटलीस्ट दो चाहिए। जन। दो में से मुझे बताओ, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी। Body corporate. सेक्शन नंबर 5। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा, अब उसमें मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज आपने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर का शुरू का पार्ट करके और ये फीचर्स का पोर्शन करके ना आप लोगों ने पूरा बेस बना लिया अपने एलएलपी का। थोड़ा सा एक दिमाग में एलिमेंट घुस गया क्या दिमाग में कि क्या है क्या नहीं है इसमें, हाँ आइडिया बैठ गया। अब मक्खन हाँ, चलेगा, सारा सेक्शन, सारा का सारा सेक्शन जो मक्खन चलेगा। हु कैन बी द पार्टनर? खुद बताओ क्या होगा, कौन पार्टनर बन सकता है? अपने आप बताओ कौन कौन बन सकता है? सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से हु कैन बिकम द पार्टनर ऑफ द, वेरी गुड, इंडिविजुअल। बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी को इनकॉर्पोरेट। मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट्स है? मिनिमम 2 दो। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को क्या कंप्लायंसेस करना पड़ता है क्या? हाँ सर. हाँ डीपी, अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डीपी बुलाएंगे, ठीक है? डीपी को क्या कंप्लायंसेस करना पड़ता है? हाँ सर। अगर क्या डीपी आपके हिसाब से, क्या डीपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं. वेरी गुड, कॉमन सेंस सर। डीपी को साइन वगैरह करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, रिटर्न्स वगैरह फाइल करना पड़ेगा। वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो कैसे चलेगा, राइट? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो हाँ सर। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट को अगर पार्टनर बना जाए तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एक और नॉमिनी को हायर करना पड़ेगा जो कि डीपी बने। समझ में आया? कोई रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना पड़ेगा जो कि डीपी बने, राइट? मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैंने इतना बता दिया। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम द पार्टनर्स। एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म जो है क्या पार्टनर बन सकते हैं? नहीं सर। ठीक है, बट इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इफ, कब कब केसेस में एलएलपी पार्टनर नहीं बन सकता? कुछ सिमिलर सा लगेगा। देखो तो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है, ये किसी को याद है कि कौन था? Unsound mind. पुराना बैच में याद है किसी को कौन था ये? याद नहीं है? तो अच्छा ठीक है, अनसाउंड माइंड। फिर क्या था आपका? अभी यहाँ पे डिस्चार्ज Insolvent. इंस्टॉलमेंट। पुराना बैच के जो ये हिस्ट्री थी वो उसके पास ही रखेंगे हम, ऐसे थोड़ी ना पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे, ऐसे नहीं करते हम लोग, अच्छे लोग हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा? अनडिस्चार्ज्ड Insolvent. और या फिर एडजुडिकेटेड एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग का मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया। सबसे पहला चीज, एक इंसान या एक इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, बट वो कुछ केसेस में एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। नंबर 1, जब वो अनसाउंड माइंड का है तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा संकी है तो पागल है। सर क्या आप लोग, आपने बोल दिया पागल है तो क्या हम लोग मान लेंगे कि वो पागल है? नहीं नहीं. सर। किसकी तरफ से आना चाहिए कि वो पागल है? मेडिकल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई कॉम्पिटेंट जुडिक्शन की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर होना चाहिए कि वो पागल है। बादशाह का बोलने से नहीं होगा। ठीक है, जिसको पन समझ में आया समझ लेना, बाकी लोग तो छोड़ो। नेक्स्ट क्या? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि आप इंसॉल्वेंट हो गया है और आप जो है वो इंसॉल्वेंसी से उभरे, नहीं। नॉट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम योर इंसॉल्वेंसी। समझ में आया? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? छूट जाना। ठीक है, क्या हो? अनडिस्चार्ज मतलब कि अभी तक आप छूटे नहीं, यू स्टिल नहीं है. इंसॉल्वेंट। और नंबर 3, आपने क्या किया? एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, आपको पता चल गया कि आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो एंड द एप्लीकेशन जो है अभी तक डिसीजन आने का वो क्या है? पेंडिंग है। पेंडिंग है। ठीक है, समझ में? तब भी आप पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी के। ठीक है क्या? हाँ
नंबर sir. नंबर सेक्शन 6 बताओ फटाफट, चलो कौन रीड करेगा? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कितना होना चाहिए अपने आप बताओ। 2 पार्टनर सर। पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? एवरी LLP shall have at least 2 partners। 2 पार्टनर्स था मेरे पास, में LLP शुरू कर दिया, अनफॉर्चुनेटली एक पार्टनर चला गया, अब क्या तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा सर। क्या पार्टनरशिप बंद हो जाता था? बताओ मेरे को, क्या पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता था? हाँ सर। याद हाँ। करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो दिन, वो सफर 3 साल पुराना आपका, जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या किसी को? कोई है मेरे साथ में यहाँ पर? If the number is reduced from 2 to 1, what will happen? The partnership shall 6 months तक चल जाएगा। नहीं, पार्टनरशिप फर्म शैल व्हाट? पार्टनरशिप पूछ रहा सोल हूँ। प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा अगर उसको आगे तक ले। सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैंने बोला क्या हो जाएगा? बंदी हो जाए, खत्म, डिसॉल्व भी हो। पार्टनरशिप फर्म के बाद Dissolve हो जाएगा। जो भी करे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाए, वो कंपनी बनाए, वो भांगड़ा नाचे, उससे अपने को मतलब है क्या? नहीं सर। नहीं मतलब, फर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए। बट LLP में ऐसे तुम कर सकते हो क्या? बताओ कि फर्म नहीं। LLP बंद करवा दिया, नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? वन रीजन क्या है? कंपनी का थोड़ा Separate फीचर्स है। कंपनी का टर्म बताओ, कंपनी का कुछ फीचर्स क्या? कौन सा टर्म की वजह से नहीं बंद हो सकता है ये? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक परपेचुअल सक्सेशन। वेरी गुड, परपेचुअल सक्सेशन की वजह से LLP तो जल्दी से बंद नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस बिलो 2 एंड द LLP कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर बिजनेस मंथ्स, 6 मंथ्स, एक ही पार्टनर था, वो चला रहा है फर्म को, ठीक है, LLP फर्म को चला रहा है, 6 महीने से ज्यादा चला रहा है, तब क्या होगा? क्या लिखा हुआ है देखो तो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? the carries on business for more than 6 months while the number is so reduced। फिर नेक्स्ट पॉइंट, The person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and he has knowledge for the fact that it is carrying on business with him alone। वो अलोन काम कर रहा है और वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो वो क्या हो जाएगा? ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द LLP incurred during that period। समझ में आया? यानी कि सर 2 पार्टनर्स था, 2 पार्टनर से एक पार्टनर चला गया, कितना बचा? एक पार्टनर। अब इसको पता है ये अकेला है, तब भी ये फर्म चला रहा है, तब भी LLP को कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज LLP के पास पावर है ऑफ कंटिन्यूइंग द बिजनेस, राइट? तो ये मोर देन 6 मंथ्स चलाया, तो ये जो सिंगल पार्टनर है ये क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल हो जाएगा। कि सिंपल लैंग्वेज में पूछो तो ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बन जाएगा। लिखना नहीं है, सोच के हिसाब से बन जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि LLP का फायदा क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी। राइट? और जैसे ये पर्सनली लायबल हो गया, तो क्या आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट रहा क्या इस केस में? नहीं सर। नहीं रहा। अब सुनो क्या नहीं। केस बताता हूँ आपको, सुनो केस सुनो। 6 महीना पार हो गया, ठीक है, 6 मंथ्स पार हो गया, 3 महीना तक वो बंदा कंटिन्यू किया, उसके बाद 4th मंथ में उसने एक और पार्टनर को हायर ज्वाइन करवा लिया LLP में। तो मुझे बताओ, वो जो बंदा है जिसने सिंगल पर्सन जो कंटिन्यू किया LLP को, उसके एक्ट्स वो कब तक पर्सनली लायबल रहेंगे? जब तक वो सर, दूसरे वो सिर्फ- इंसान को नहीं- क्या तो बोला? वो 6 जब तक वो दूसरा पार्टनर को लिया नहीं अपने साथ। नहीं, कितना मंथ्स तक रहेगा वो पर्सनली लायबल? 6 मंथ्स तक। सोच के बाद 6 मंथ्स के बाद में मैंने 3 महीना कंटिन्यू किया है फर्म को, उसके बाद जाके मेरे पास एक नया पार्टनर आया। 9 months। तो क्या 9 लिखा हुआ है? मंथ्स के लिए लॉ ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, who is one of the partners who carries on the business after those months and he is knowledge of the firm shall be liable for the obligations incurred during that period। ठीक है, मतलब कितना होगा? किसका आप लोग के हिसाब से कितना होगा? 3 months। 3 months। 3 मंथ्स। और बाकी लोग? नेहा 3 3 मंथ्स। बाकी लोग? कृतिका 3 months। सब 3 मंथ्स बोल रहे हैं क्या? सर मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। इनकर दैट पीरियड, वो पूरा का पूरा पीरियड कितना पीरियड का था? 9 मंथ्स का था, तो 9 मंथ्स के लिए लायबल रहेगा पूरा का पूरा वो, ठीक है। उससे टाइम में कोई पार्टनर था क्या? नहीं था। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करो सर। तो उम्मीद जाती है आप लोग का। समझ में आया सब लोग को? हाँ सर। फिर नेक्स्ट देखो, डीपी लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट हाँ सर। चलो कोमल डीपी हाँ रीड करो। सर।
कोमल म्यूट होके रखा है। Every LLP shall have at least 2 designated partners who are individual, and at least one of them shall be a resident in India, stayed in India for a period 182 days during immediately preceding year. Provided that in case of LLP in which all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individual and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominee of such body corporate shall act as designated partner. सही है, बोलो कोई डाउट इस पॉइंट से? ना सर। एक बात No, बताओ, sir. एक बात बताओ, No, sir. मिनिमम डीपी कितना चाहिए आपको? 2। क्या हुआ, 4 पार्टनर्स था, 4 पार्टनर्स में से 2 डीपी था, ठीक है, एक डीपी ने छोड़ दिया फर्म को, ठीक है, तो अब एक डीपी रह गया, राइट? तब भी क्या ऊपर वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला केस में क्या था, पार्टनर के केस में था, डीपी लिखा हुआ था क्या कहीं पे? हाँ सर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए था। नहीं, ये लिखा हुआ था क्या, पर्सनल लायबिलिटी वाला लिखा हुआ था क्या कहीं पे? ऊपर का जो पॉइंट था पर्सनल लायबिलिटी वाला, वो किस केस में था, जब 2 पार्टनर से कम हो, या फिर 2 डीपी लिखा हुआ है क्या? नहीं. ना सर। नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स, यानी कि ये वाला सेक्शन जो है इस केस में अप्लाई नहीं करेगा व्हेन द नंबर रिड्यूसेस टू 1 टीपी। समझ में आया? ठीक है, बट आपको हाँ, हायर करना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 डीपी का, ठीक है? चलेगा क्या, बताओ मेरे को? इजी, हाँ सर. सिंपल, हाँ सर, ग्रिप में है यहाँ तक? हाँ. यस सर। बस एक टॉपिक और है, ठीक है, सिंपल सा कोई टॉपिक, इतना कोई डिफिकल्टी आप लोगों का पढ़ा हुआ टॉपिक है सर, ठीक है? क्या लिखा हुआ है सेक्शन 11 में, क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। फॉर एग्जांपल आपको एलएलपी आप ओपन करना है, ठीक है, मन हो गया आपका, देखा कितना फायदा है एलएलपी खोलने का, राइट? एलएलपी खोलने का कई सारे फायदे हैं, इसकी वजह से आपने सोचा कि यार एलएलपी ओपन करेंगे, मजा आएगा, एलएलपी से जिंदगी जिएंगे मस्त वाले, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा आपको एलएलपी ओपन करने के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखो, नंबर 1, 2 or more business associated for carrying out a lawful business with a view to earn profit. It shall subscribe their names to the incorporation document. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? with the view to profit share। अगर मेरा कोई एनजीओ है तो क्या वो एलएलपी खोल सकता है? नहीं सर। नहीं सर. क्या अगर कोई एनजीओ है तो वो पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है? हाँ सर। हाँ सर. सबका सब बेशरम, सेक्शन 4 किसी को याद नहीं है, किसी को हाँ याद सर, नहीं है। क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए मेन मोटिव, तो हाँ, तो एनजीओ का नहीं कैसे खोल सकेगा फिर पार्टनरशिप फर्म? हाँ, क्यों बोला? नहीं खोल सकेगा सर। हाँ, तो गलती से तो एक और पढ़ने से दूसरा लॉ नहीं भूलना है, इसी तरीके से याद करना है। प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, यानी कि अगर कोई एलएलपी ओपन कर रहा है फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट तो वो एलएलपी नहीं है। कंपनी खोल सकता है क्या? हाँ सर। कौन सा कंपनी था? NPO. Section 8 company. वाह नया वाह, Sir, Section 8 company. एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है? फिर देखो 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए, क्या करना? लॉफुल बिजनेस, तो कॉमन सा बात है, लॉफुल बिजनेस। अनलॉफुल बिजनेस में कोई बिजनेस कैरी आउट करने देता है क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अपने आप को रजिस्टर कराने से पहले, बिजनेस तो आप कर रहे हो, सब डॉक्यूमेंट्स करने से पहले आपको नाम फिक्स करना क्या जरूरी है, ठीक है? यानी कि नाम बहुत जरूरी है भैया। आपको मैं बता रहा हूँ, कंपनी का केस में, एलएलपी का केस में नाम मिलना बहुत बड़ा बात है। नाम मिलता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 एलएलपी का नाम सेम नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं सेक्टर्स अलग अलग। फॉर एग्जांपल जो एफएमसीजी में आपका नाम है और किसी का आईटी फर्म है, तो दोनों का अलग अलग हो गया ना, तब एफएमसीजी आईटी 2 अलग अलग हो गया एकदम, राइट? तब क्या पता अलाउ कर सकता है, वो भी रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो अप्रूव करे या ना करे। बट जनरली 2 नाम सेम करने नहीं देता, तो पहले बोलता है कि भैया जो भी बिजनेस करना वो तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, पहले अपना नाम को दो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। जो फॉर्म नंबर क्या है आपका? ई फॉर्म 2, ठीक है? फिर जितने भी इनकॉर्पोरेशन, आईडी का मतलब है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो आईडी जो है उसको प्रॉपर्ली फिल किया और फिर एक नॉमिनल सा फीस है, उसके साथ आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट में, ठीक है?
फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट फाइल करना, याद है थोड़ा सा कंपनी से याद आ रहा है क्या हल्का हल्का? पहले अपन ने क्या किया, दो हाँ से सर। पहले क्या करना, नाम रजिस्टर कराना, सब्सक्राइब कराना, फिर आईडी जो है आपका उसको सबमिट करना है विद फीस, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट। रजिस्ट्रार ऑफ डिक्लेरेशन स्टेट। चाहिए था क्या कंपनी के केस में? डिक्लेरेशन चाहिए था, हाँ याद हाँ है? सर। इससे सीए सीएस से याद है आपको? एडवोकेट हाँ यस हाँ सर। सर। जो एलएलपी सर। बिजनेस कर रहा है वो कोई बदमाशी काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली सब्सक्राइब नहीं किया करे। हुआ है, और सारे भी रिक्वायरमेंट्स जो भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है वो सारे के सारे क्या है, फुलफिल्ड। ठीक है, तो है। बोला कि लॉफुल बिजनेस कर रहा है, सारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, मैं चेक करूंगा, उससे अच्छा पहले बोलता है कि डिक्लेरेशन लेके आ जा, जो एक्सपर्ट्स है उनसे क्या लेके आ जा, डिक्लेरेशन ले जाओ, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज होगा देखो तो, shall be informed as may be prescribed, state the name of the LLP, state the proposed business of the LLP and state the address of the registered office of the RO RO आरओ बोले तो, रजिस्टर्ड Register of State. ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या था, किसी को याद है क्या, क्या था रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या था? याद नहीं आ रहा मेरे को, भूल जाता हूँ यार, क्या करूँ, कंपनी चार्ट में पढ़ा था ना, फिर भूल जाता हूँ, क्या था? नाम जिससे रजिस्टर किया था जो मेन ब्रांच था, उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों बनाता है? उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स मेनली रहते वेरी जो गुड, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे चाहिए वेरी था। गुड, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ के कहाँ जमा होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा होंगे, क्योंकि द फर्म्स और द कंपनीज में हैव मल्टीपल लोकेशंस, तो द आरओ इज द ऑफिस इन विच ऑल द मेजर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी बोलते ना पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है आपका कंपनी का और आरएलपी का केस में, आरओ। अब मुझे बताओ, क्या इनकॉर्पोरेशन करते वक्त, कंपनी के केस में पूछ रहा हूँ, क्या इनकॉर्पोरेशन करते वक्त आरओ फिक्स करना जरूरी था क्या, या बाद में भी कर सकता था अपन? बोलो, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त आरओ फिक्स करना जरूरी था क्या, बताओ? परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस देना था। एक एड्रेस देना था, जरूरी है क्या हाँ। रजिस्टर्ड ऑफिस हो? नहीं सर। नहीं था, उसको बाद में अपन चेंज करके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस में दे सकते दे सकते हैं। हाँ, देना जरूरी है, बट उस समय इनकॉर्पोरेशन के वक्त जरूरी नहीं है। नहीं था। नहीं। बढ़िया। कैसा लग रहा है बीच बीच में रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ रहा है जिंदगी में? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। चलो, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, स्टेट द नेम एड्रेस, पीछे आपका था नाम वगैरह लिखना है, प्रपोज बिजनेस लिखना है, फिर क्या लिखाना है, स्टेट द नेम एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर एबल टू बिकम द पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स का नाम लिखना है। ठीक है, फिर पार्टनर्स का नाम पूछा तो डीपी का नाम भी चाहिए होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हाँ नाम सर। एड्रेस, फिर कंटेनिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि एलएलपी को चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर एलएलपी को चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कोई एफएमसीजी से रिलेटेड खोला तो क्या पता आपसे साथ में फूड लाइसेंस भी पूछ ले आपसे, मे बी, राइट? कुछ अगर और कुछ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो तो क्या पता कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंसेस भी आपसे वो लोग मांग ले, तो अगर एलएलपी को कुछ और रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी वो मांग सकता है। इजी है क्या यहाँ तक? बताओ, अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन गड़बड़ दिया तो क्या कंपनीज एक्ट पे भी पेनल्टी था? हाँ। हाँ सर। हाँ। तो इधर भी पेनल्टी है, बट थोड़ा सा कम है। देखो इम्प्रिजनमेंट कितना है यहाँ पे, नेक्स्ट 10 to 5 2 years. एंड यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ये देखो कितना है, 10,000। ये याद होता तो ठीक है, नहीं तो खाली लिख देना कि इट इज पनिशेबल इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन सबमिटेड और द स्टेटमेंट सबमिटेड इज फाउंड आउट टू बी नॉट ट्रू और फॉल्स, देन इन दैट केस द पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद अ Punishable एंड आल्सो, extent of 2 years। ठीक है? अगर ईयर्स याद नहीं होता बाय चांस फॉर सम रीजन, कि नंबर्स में ज्यादा मैं वो नहीं करता हूँ एक्सेप्ट सेक्शन नंबर्स, तो अगर याद है तो दे आर पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट एंड आल्सो विद अ फाइन। याद है तो ठीक है, याद है तो बढ़िया ही है, नहीं हुआ तो ठीक है, एक बार वापस पीछे देख लो सेक्शन 11 फटाफट 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 याद यही करो, यही करके याद करके जाओ, घर पे याद नहीं करना, यही याद करो। कोई कोई सपने उड़ते उड़ते हैं यहाँ, खो गए हम कहाँ, मेरे साथ ये जवानी, खो गए हम कहाँ।
नेक्स्ट पेज में चले। हाँ सर। बताओ चले आगे। हाँ सेक्शन अभी 11 था पहले वाला, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट्स अपन ने सबमिट कर दिया, ठीक है। अपन जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए था, डिक्लेरेशन चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, रेजिडेंट पार्टनर्स, सब कुछ हम लोगों ने दे दिया, सबमिट कर दिया। अब मुझे बताओ सबमिट करने के बाद में क्या हम लोग को क्या डेटा वेरीफाई होगा? आपका डेटा वेरीफाई हुआ, सब कुछ सही हुआ तो आपको कुछ मिलेगा क्या? कंपनी के केस में क्या मिला था? इफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हैव बीन कंप्लाइड विद, तो क्या मिला था कंपनी को? क्या मिला था? याद है किसी को? लाइसेंस, लाइसेंस तो क्या बोलता है कंपनी को? क्या? CIN नंबर, एक CIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्या होना चाहिए वहां पर? अगर CIN था, यहाँ पे क्या होगा? C को सिर्फ LLP से रिप्लेस कर दो, क्या होगा? LLPIN नंबर, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नंबर, इनकॉर्पोरेशन नंबर, ठीक है। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन नंबर बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या लिखा है देखो, when the requirements imposed by section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of the subsection has not been complied, यानी कि जो भी requirements अगर आपको बोला है वो आप अगर आपने comply नहीं किया, ठीक है, उसके अलावा अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सिंपल लैंग्वेज अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे, ठीक है, तो भी चलेगा। imposed, ठीक है, unless ये वाला पार्ट कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो when the requirements imposed by section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, वो अपने पास रख लेंगे, and ठीक है, and the requirement imposed has not been complied with, if any, ठीक है, within a period of 14 days क्या होगा? Register the incorporation document and Incorporation document that the LLP is incorporated by a name specified therein। ये name specified therein क्यों बोला? क्योंकि name पहले अप्रूव होता है, नहीं होता? याद है क्या? नेम भी अप्रूव होता है, राइट? तो अप्रूव आपको उस नाम से क्या मिल जाएगा? आप रजिस्टर एज एन LLP हो चुके हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज C of the section 11 as sufficient evidence that the requirements imposed by clause A of that subsection has been complied with। clause C क्या था आपका? याद है किसी को? clause C याद है किसी को? बताओ। जो डिक्लेरेशन वाला चीज था आपका, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो क्या है आपका? सही है या नहीं है? सफिशिएंट एविडेंस आपने दिया या नहीं दिया है, ठीक है। और आपने जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नेम एड्रेस वगैरह दिया है, उसे सारे कुछ आपने प्रॉपर्ली दिए हुए है या नहीं, ठीक है। जो सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं पॉइंट नंबर B में, ठीक है, अंडर क्लॉज B पिछले वाला, ठीक है, वो क्या है आपका? प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए विद द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे ये आप लोग काम करो, हल्का जिसके पास में भी ये है, हल्का आप लोग लिख लो। ये वाला जो पॉइंट है क्लॉज C वाला जो पॉइंट आपको बताया है, ये आपके इन रिलेशन टू आपका वो है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, DP वाला जो पोर्शन है ना, और फिर उसके अलावा प्रपोजल वाला पॉइंट, ये सब सारा पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है आपका ऑफिशियल सील वाला, ये जनरली आपका जो डिक्लेरेशन वाला पॉइंट है ना, वो वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर एकदम वैलिड है, ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस भी अगर आपने प्रॉपर्ली दे दिया है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको पूरा इसे याद नहीं कर रहा तो ये बोलना कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स था अंडर सेक्शन 11, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर किसी को लिखना है तो ये लिख दो, ठीक है। इफ द रजिस्ट्रार इज कन्विंस्ड, ठीक है, इफ द रजिस्ट्रार इज कन्विंस्ड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट हैज बीन सबमिटेड अंडर सेक्शन और एज पर सेक्शन 11, देन इन दैट केस, ठीक है, वो क्या इशू करता है आपका? एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार बाय अ कॉमन सील, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट एक है कंक्लूसिव एविडेंस है दैट द LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड
therein। तो दरकार नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आप याद करो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, ठीक है, all the requirements that had been submitted as per section 11 if they have been complied with, ठीक है, if they are providing proper evidence out of it, then in that case the registrar will issue a certificate, ठीक है, which will be duly authenticated by his official seal, and that would be a conclusive evidence that the LLP has been incorporated by the name specified therein। ये लास्ट लाइन मत भूलना, by the name specified therein, ठीक है। भूल भी गए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट अगर हो सके तो याद रखना। बाकी ये सब जो एज क्लॉज, ये सेक्शन क्लॉज सी ये सब लिखा हुआ है, सब दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। अगर आपको याद नहीं होता तो हम लोग आपको फोर्स नहीं करेगा, ठीक है, सब दरकार नहीं। सेक्शन 11 अगर याद है आपको, इस तो याद काम हो जाएगा, चलेगा। हाँ सर। इजी हो गया चीज, बताओ किसी को कोई टफ लग रहा है यहाँ पे? हाँ नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एलएलपी एंड चेंज देयरिन क्या लिखा हुआ है देखो। एवरी एलएलपी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल द कम्युनिकेशन नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। सही है, ये तो रजिस्टर्ड ऑफिस का काम ही यही था, मैंने बोला ही था आपको। जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी नोटिस वगैरह है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, कंपनी का, एलएलपी का, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन अ एलएलपी और अ पार्टनर और अ डीपी thereof by sending it by post या फिर registered post या फिर any manner as may be prescribed at the RO or any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। यानी कि सर समझ में क्या है, इतना टफ लैंग्वेज काहे बोलना है, बगल में अगर आपको होता तो लिख लो, ठीक है, टफ लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, ठीक है, तो वो कैसे दे सकता है, सबमिट कर सकता है, पोस्ट से कर सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकता है, ठीक है, या फिर आपका एनी अदर मैनर कर सकता है, राइट, एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद में या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज सकता है, या फिर कोई भी अगर एड्रेस स्पेसिफिकली मेंशन है तो, ठीक है। चलेगा, इजी सिंपल, बताओ बताओ, सही है, यहां तक ग्रिप है? हाँ सर। फिर नेक्स्ट, अगर एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो क्या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना जरूरी है क्या? हाँ। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस को आप चेंज करेगा तो आप रजिस्ट्रार को बोलोगे सर कि मैं रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेंज कर रहा हूँ, और कोई भी अगर फॉर्मेलिटीज है तो उसको भी आपको कंप्लाई ऑफ करना पड़ेगा। अगर एलएलपी ये चीज नहीं मानता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, सिंपल। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है बिकॉज उसमें सारे कम्युनिकेशंस वगैरह होंगे। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर एनी अदर मैनर, या फिर कोई स्पेसिफिक एड्रेस भी एलएलपी बता सकता है कि आप उस एड्रेस में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भेज दो। अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा, आपको नोटिस फाइल करना पड़ेगा फॉर द चेंज इन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन्ड बाय द सेम। ठीक है, चलेगा। लास्ट वाला पॉइंट याद नहीं था, पॉइंट नंबर 4 तो हम नहीं बोलेगा, फोर्स नहीं करेगा आप लोग को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सेक्शन में ना आप लोग ज्यादा लैंग्वेज पे मत फोकस करना, मतलब ट्राई करो कि मेन वर्ड्स आ जाए। बाकी आप लोग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। मेन एसेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखो, खाली जिसका लैंग्वेज याद करने बोलो उसका करो, इतने जरूरी नहीं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ना आप लोग के लिए, यहाँ पे वही लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए, वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप फॉर्म जो था अगर रजिस्टर हो जाता था तो मुझे बताओ उसको कुछ फायदे मिलते थे क्या? हाँ। कुछ नुकसान था, कुछ फायदा मिले? जैसे एग्जांपल सू कर सकता है, सब कर सकता था, याद है आपको? हाँ सर। सूट वगैरह फायदा था। वैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो गया एलएलपी का तो क्या कर सकता है, देखो, इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued, acquiring, holding or developing or disposing any, क्या पॉवर्टी लिखा है देखो ना, प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसे हम किसी से टाइप नहीं करवाते। प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, कॉमन सील अपने पास,
रख सकता है अगर उसको चाहिए तो।